एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का पार्ट सेकंड। इसमें हम इसका थर्ड सेक्शन और फोर्थ सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके थर्ड सेक्शन से। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच सके जिन्हें इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 3, संविधान में हिंदी का स्थान। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी, इस बात का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन करना है और ये आयोग का गठन 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ये बात इसमें लिखी गई है। तथा संसद की समिति का भी गठन करना है जो कि हिंदी भाषा के बारे में संज्ञान लेगी और उसको 10 वर्षों के उपरांत, मतलब हर 10 वर्षों में इस समिति का गठन करना है। अनुच्छेद 345 में लिखा है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, मतलब एक से ज़्यादा राजभाषाएं हो सकती हैं, कई राज्यों में है। और अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो पत्राचार होगा, मतलब जो बातचीत होगी, उसकी राजभाषा क्या होगी। अनुच्छेद 347 में लिखा है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 348, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तथा संसद और राज्य विधानमंडल, इनमें क्या भाषा प्रयोग की जाएगी, इसके बारे में लिखा है। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां लिखी हैं जिनको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 350 में कुछ विशेष निर्देश लिखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 351, जो कि कई बार आ चुका है, कि हिंदी, इसमें लिखा है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं इसमें। इसके बाद हम अनुसूचियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है वर्तमान में। इससे पहले 14 ही भाषाएं थी, परंतु 21वें संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। फिर दूसरा 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 से बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। इस प्रकार से ये 8 भाषाएं और जुड़ गईं और टोटल हो गई 22 भाषाएं। 92वें संविधान संशोधन 2003 से जो भाषाएं जोड़ी गई हैं, इसकी एक ट्रिक है कि BDSM से आप याद रखेंगे इसको, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। 71वें संशोधन 1992 से जो भाषाएं जोड़ी गई थी, उनको ट्रिक है KMN, L को गायब कर देना है, KMN। इसके बाद है कि राजभाषा अधिनियम 1963 में बना तथा हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा 26 जनवरी 1965 में मिला। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आगे जाके कि राजकीय भाषा का दर्जा तो 1965 में मिला, लेकिन राजकीय भाषा हिंदी को होना चाहिए, इसका निर्णय बहुत पहले ही कर लिया गया था, जो कि आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम आपको बता दूंगा। इस तरह हमारा ये सेक्शन भी समाप्त होता है। अब हम चलेंगे अपने अगले सेक्शन की ओर। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन, महत्वपूर्ण प्रतियोगी प्रश्न की ओर। जो बातें अभी तक आपको पढ़ाई गई हैं और जो बातें उस पढ़ाने में बता दी गई हैं, उनसे संबंधित सवालों को हमने इन क्वेश्चन आंसर्स में नहीं लिया है। तो जिन सवालों को आप अब देखेंगे, उन सभी का उल्लेख अभी तक अपने नोट्स में नहीं आया है। तो आशा करते हैं आपने जो अभी तक पढ़ाया गया है, बाकी के सवाल आपको उसमें से ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। पहली आपको मालूम है हिंदी है, दूसरी भी आपको मालूम है बांग्ला है। इसका उल्लेख मैंने अपने नोट्स में कर दिया था। दूसरा सवाल, देवों की भाषा कौन सी है? तो ये संस्कृत भाषा है। उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो ये तुर्की भाषा का है, ये बात याद रखेंगे आप। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है। अगला सवाल, मुगल काल में
किस भाषा को रेख्ता कहा जाता था? ये रेख्ता कहा जाता था, तो वो उर्दू को कहा जाता था। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो वह तमिल भाषा है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो यह है नागालैंड राज्य। कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो वह गोवा और महाराष्ट्र में बोली जाती है। संस्कृत कहाँ की उपभाषा है? तो यह उत्तराखंड की उपभाषा है। उर्दू कहाँ की उपभाषा है? तो यह उत्तर प्रदेश की उपभाषा है। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो ये सब आपको मालूम है, संस्कृत। अगला सवाल, भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो वो बिहारी ठाकुर है। अगला सवाल, ब्रजबुली नाम से जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो वह है पुरानी बांग्ला। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1956 में पुनर्गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे बीजी खेर, को आपको याद रखना है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो वह आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1956 में ही। इसके बाद हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि 1965 में आधिकारिक तौर पे दर्जा मिला था, लेकिन इसका निर्णय 14 सितंबर 1949 को ही ले लिया गया था। और इसी दिन 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस भारत में मनाते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं हम लोग। दक्षिण भारत में हिंदी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह चेन्नई में। हिंदी कितने राज्यों की राजभाषा है? 9 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश, और वह है दिल्ली। और 9 राज्य कौन से हैं? तो आपको बता देते हैं, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो ये गुजरात राज्य में हुआ था। ये सवाल आपको आगे भी कई बार देखने को मिलेगा। हिंदी कितने राज्यों की उपभाषा है? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात की उपभाषा है। यहाँ की मेन भाषा आपको मालूम है, मराठी और गुजराती है, लेकिन उपभाषा जो है वो हिंदी है। संविधान में हिंदी का स्थान क्या है? स्थान क्रम कौन सा है? मतलब पहला क्रम तो असमिया है, हिंदी का क्रम है चौथा। अंगिका किस राज्य की बोली है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह है बिहार राज्य की। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 8 बोलियां हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया था ये। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी की 8 बोलियां हैं, जो कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की 5 और पूर्वी हिंदी की 3 मिला के ये बात बताई थी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी की बोलियों में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो वह भोजपुरी है। हिंदी को विशिष्ट बोली हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये काव्य भाषा के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। इसका उल्लेख पीछे किया है मैंने। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था उसका सही क्रम क्या था? तो एक बात याद रखिएगा कि सभी लिपियों की शुरुआती लिपि ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, कोई भी लिपि है जो भारत की है उसकी प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, उसके बाद गुप्त काल आया तो गुप्त काल में गुप्त लिपि हो गई, फिर नागरी लिपि हुई और उसके बाद वो जाके देवनागरी लिपि हो गई। तो सही क्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? तो ये 1975 में हुआ और नागपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष थे शिवसागर राम गुलाम। ये उस वक्त के मॉरिशियस के राष्ट्रपति थे। इसी क्रम में बाकी के भी देख लेते हैं। दूसरा हुआ 1976 में पोर्ट लुई में, ये मॉरिशियस में है। तीसरा हुआ 1983 में नई दिल्ली में, जो कि भारत में है। 1993 में चौथा हुआ, ये भी पोर्ट लुई में हुआ।
1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ, ये ट्रिनिडेड व टोबैगो। फिर उसके बाद 1999 में लंदन में हुआ विश्व हिंदी सम्मेलन। फिर 2003 में पारामारिबो, ये सूरीनाम नाम का देश है, वहाँ पर हुआ। 2007 में न्यूयॉर्क में हुआ। 2012 में जोहानिसबर्ग में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। 2015 में भोपाल, जो कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन था। 11वां 2018 में पोर्ट लुई में हुआ। 12वां 2023 में नाडी फिजी में हुआ। और आखिरी जो कि अब होगा 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2024 में, ये बाली इंडोनेशिया में होगा। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो ब्रिज भाषा है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, लेकिन सब उसमें सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रिज भाषा। इसके बाद हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 8। मैंने अभी बताया था पीछे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसके बारे में बताया था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो वह अवधी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अवधी बोली जाती है। उसके बाद सबसे कम बोली जाने वाली अगर पूछी जाए तो वो बघेली है। हड़ौती कहाँ की बोली है? तो ये पूर्वी राजस्थान की है। आपको याद होगा, पूर्वी राजस्थानी की बोली को हम कहते हैं जयपुरी, और इसका एक और नाम है ढूंढाई, और इसी तरीके से इसका एक और नाम है हड़ौती। आगे चलते हैं, उकार बहुला बोली किस बोली को माना जाता है? तो ये अवधी बोली को माना जाता है। इसका एक और नाम है उकार बहुला। अंगिका किस राज्य की बोली है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिहार राज्य की बोली है। बिहार के पटना में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मगही बोली जाती है बिहार के पटना में, भोजपुरी नहीं बोली जाती। किस बोली में कर्ता कारक या किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है? तो अवधि में ने का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन किस बोली में ने का प्रयोग होता है, मतलब ने को परसर्ग के तौर पे लगाया जाता है? तो वह खड़ी बोली है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अवधि में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, कर्ता के साथ ने नहीं लगाया जाता है अवधि में, लेकिन खड़ी बोली में ने लगाया जाता है। इसके बाद कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो आपको मालूम है उपभाषा जो है वो अवधि की है पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी का उत्तर हो गया। किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? मतलब अगर आपको बोलना है मैं, तो आप मैं नहीं बोलेंगे वहाँ पे, आप हम बोलेंगे, मतलब अपने आप को आप हम के तौर पे बताएंगे। तो ये किस बोली में होता है? तो ये होता है खड़ी बोली में। इसके बाद विनय पत्रिका किस भाषा में है? तो ब्रिज भाषा में है। रामचरितमानस की बोली क्या है? तो अवधी है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है पृथ्वीराज रासो। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? तो वह खड़ी बोली में बोलते थे। दूसरा, हिंदुस्तानी भाषा का रूप, मतलब हिंदुस्तानी भाषा कैसी आई? तो ये हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो उसको जनपदीय हिंदुस्तानी कहा था, सुनीति कुमार चटर्जी ने। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो बनारस। बनारस को वैसे भी काशी कहते हैं, तो काशी का अपने आप याद हो जाएगा। कबीर भाषा, कबीर दास की भाषा कौन सी है? तो सधुक्कड़ी है। ये कई बार आया प्रश्न। सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली कौन सी है? तो भोजपुरी है। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया है। परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ब्रिज भाषा से है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन से हैं? तो विद्यापति। विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। बोली का सबसे लघुत्तम रूप कौन सा है? तो वर्ण है।
लेकिन बोली का सबसे सार्थक सॉरी लेकिन बोली का सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी हुई? तो शब्द हुई। ठीक है, वर्ण में सार्थकता नहीं आती है। जब सार्थक कोई शब्द हो जाता है तब वो सार्थक लघुत्तम इकाई हो गई। अगला, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो बोली कहते हैं। किसी क्षेत्र की भाषा को बोली कहते हैं। किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? तो बोली। ठीक है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अभी पर पढ़ा हमने इस बारे में। भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? प्रमुख प्रकृति है भाषा की जो जटिलता से सरलता की ओर, मतलब जटिल बातों को सरलता से बता दे, वही भाषा की प्रमुख प्रकृति है। अवधि काव्य भाषा के कितने रूप हैं? तो दो हैं, इनको रट लीजिए सीधे। अवधि बोली के कितने स्थानीय भेद हैं? तो वो 3 हैं। इन दोनों प्रश्नों को सीधे रट लीजिए। गोरखपुर और आजमगढ़ में किस बोली का प्रभुत्व है? तो यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है? तो भोजपुरी को किया गया है। अब भोजपुरी अभी तक हमारे संवैधानिक रूप से हमारी बोली नहीं है। उन 22 भाषाओं में भोजपुरी का नाम नहीं आता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ था। इसका सवाल एक बार फिर से रिपीट हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है तो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि हर लिपि की शुरुआती लिपि, प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि से ही निकलती है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। एक ध्वनि के लिए एक संकेत है इसमें, इसलिए ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही हुई। देवनागरी लिपि मूलतः कैसी है? तो वह अक्षरात्मक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 1953 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की? डायरेक्ट रट लेना है इसको आपको। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो ये थी सुनीति कुमार चटर्जी। 70वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का क्या नाम है? तो वह तिलक फॉन्ट है। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया था? तो अनुस्वार का सुझाव दिया था। 72वां प्रश्न है, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो यह 1966 में प्रकाशित हुई। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1967 को प्रकाशित हुआ। संविधान की किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो यह आर्टिकल 343 फर्स्ट। कुछ ऐसे दूसरे देश भी हैं जहां हिंदी की बोलियां जो कि है वहां की राष्ट्रभाषाएं हैं, जैसे तुज्बेकिस्तान, यहाँ पे ब्रिज भाषा वहाँ की राष्ट्रभाषा में आती है। फिजी, यहाँ पे अवधी जो है वो राष्ट्रभाषा है। मॉरिशियस, यहाँ भोजपुरी राष्ट्रभाषा है। सूरीनामा, यहाँ भी भोजपुरी राष्ट्रभाषा है। गुयाना, यहाँ भोजपुरी राष्ट्रभाषा है। और ट्रिनिडैड व टोबैगो, यहाँ भी भोजपुरी राष्ट्रभाषा है। इसी के साथ हमारा ये सेक्शन भी समाप्त होता है। इस प्रकार हमारा पहला चैप्टर हिंदी भाषा समाप्त होता है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। अपनी तरफ से मैंने इस चैप्टर से जुड़े हर सवाल को कवर किया है। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती, आप एक बार और देखिएगा। बड़े मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाए थे। इन दोनों वीडियो को अगर आपने एक दो बार और देख लिया तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इस चैप्टर से कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से नहीं छूटी है। फिर भी अगर कोई आपका सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। मैं आपको उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं हमारे इस चैप्टर हिंदी भाषा को, और जल्द ही आपको दूसरा चैप्टर वर्णमाला देखने को मिलेगा। उसको भी हम 2 भागों में समाप्त करेंगे। पहले पार्ट में मैं वर्णमाला की पूरी थ्योरी लेके आऊँगा, और उसके बाद वर्णमाला से जुड़े सभी सवाल जो भी आपके बन सकते हैं उन सभी को मैं आपके सामने लेके आऊँगा। जाते जाते आपसे फिर से एक बार वही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन्हें ये वीडियो की सख्त ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।